अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अब शेख अब्दुल बासित फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल शुगर इंडस्ट्री नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। बिफोर सेइंग दिस वीडियो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। इस चैनल पर शुगर इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जूस क्लैरिफिकेशन ऑपरेशन। जूस क्लैरिफिकेशन ऑपरेशन में हम आज क्या डिस्कस करेंगे कि जूस क्लैरिफिकेशन क्या है, जूस क्लैरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जूस क्लैरिफिकेशन में हम लाइम का यूज़ करते हैं और बहुत सी फैक्ट्रीज़ लाइम सेक्रेट का यूज़ करते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लाइम जो है उसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है या लाइम सेक्रेट को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम प्रोसेसेस में देखेंगे कि क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस तीन तरह के हैं। कोल्ड लाइमिंग है, हॉट लाइमिंग है, इंटरमीडिएट लाइमिंग है। ये तीनों प्रोसेसेस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है और इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस अच्छा है, सूट करता है और किसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। फिर जूस की हम हीटिंग करते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और जूस को फ्लैश टैंक में क्यों भेजा जाता है, क्यों वहाँ पर हम फ्लैश टैंक की क्या रोल है। और फिर इसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं उसके बारे में हम उनकी फ़िज़िकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जूस में फॉस्फोरिक एसिड की एडिशन के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि पीएच का क्या रोल है जूस क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में। और फिर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में द clarification operation is designed to remove both soluble and insoluble impurities। मीन क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में हम soluble और insoluble impurities को सेपरेट आउट करते हैं। मीन क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में soluble और insoluble impurities जो हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है। और the clarification of juice is achieved in a clarifier where two products are obtained, clarified juice and a mud, which are obtained as an overflow and underflow। मीन क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस से हमें दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक क्लैरिफाइड जूस है और दूसरा मड है। क्लैरिफाइड जूस को हम ओवरफ्लो के ज़रिए हम सेपरेट आउट करते हैं और मड को अंडरफ्लो मीन क्लैरिफायर के बॉटम से हम उसको सेपरेट आउट करते हैं। द क्लैरिफाइड और द क्लियर जूस इज सेंट टू द एवेपोरेटर टू बी कन्वर्टेड टू द सिरप एंड फाइनली शुगर। जो क्लैरिफाइड जूस होता है उसको एवेपोरेटर में भेजा जाता है, जिससे सिरप बनाया जाता है और शुगर बनाई जाती है। और मड जो है उसको फ़िल्टर स्टेशन की तरफ पंप किया जाता है कि उसमें जितने भी सुक्रोज़ अभी भी प्रेजेंट है उसको हम रिकवर कर सकें, हमारे लॉसेस इन टर्म्स ऑफ मड कम से कम हों। नेक्स्ट, हाउ टू गेट गुड क्लैरिफिकेशन। हम अच्छी क्लैरिफिकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छी क्लैरिफिकेशन के लिए इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जूस मिल हाउस से प्रोडक्शन हाउस में आता है, उसकी पीएच 5.4 टू 5.6 5.7 इस रेंज में होती है। और ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी पीएच को न्यूट्रलाइज नहीं करते तो ये जूस इन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज विच आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। और ये जो इसके इन्वर्जन का प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ मतलब जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन चुके हैं सुक्रोज से, उन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम दोबारा से सुक्रोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको न्यूट्रलाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम इसमें लाइम के एडिशन करते हैं। लाइम क्या है? इट इज़ CaO, सेलेक्ट लाइम यूज़ करते हैं। CaO इसका सलूशन बनाया जाता है वाटर के साथ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जिसकी बॉमी 10 to 11 होती है और इसकी पीएच 11 to 11.5 होती है। इसको जूस में ऐड किया जाता है ताकि जूस की पीएच जो है उसको 7 हम कर सकें और जूस के अंदर जो एसिड्स हैं वो लाइम के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स बना दें, और जो साल्ट्स बन जाते हैं वो इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म, फ्लॉक्स की फॉर्म में आ जाते हैं, और ये फ्लॉक्स सेटल डाउन हो जाते हैं क्लैरिफायर के अंदर। और इनको सेटल करने के लिए हम डिफरेंट फ्लॉकुलेंट यूज़ करते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यूज़ ऑफ लाइम हम डिस्कस करेंगे कि यूज़ ऑफ लाइम जो है वो कैसे किया जाता है, पीएच का इफ़ेक्ट क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। आप प्लीज़ कांटेक्ट रहें वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू गेट गुड क्लैरिफिकेशन। टू अचीव अ गुड क्लैरिफिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऐड मिल्क ऑफ लाइम टू द मिक्स जूस until it reaches a pH of 7 to 7.5. This operation neutralizes the natural acidity of the juice and promote the formation of insoluble salts, mainly calcium phosphate. मीन इस प्रोसेस में हम इसकी जूस की पीएच 7 to 7.5 तक ले जाते हैं, इसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। इसमें जितने भी एसिड्स हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बना देते हैं, और जो मेजर साल्ट इसमें बनता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ लाइम को हम इंडिविजुअली यूज़ करें या लाइम सुक्रेट का यूज़ किया जाए। एक्चुअली मैं इन दोनों को डिफ़ाइन कर दूं। मिल्क ऑफ लाइम मीन लाइम को जस्ट हमने वाटर में ऐड किया और उसका सॉल्यूशन बना दिया, तो वो मिल्क ऑफ लाइम है। लाइम सेक्रेट क्या है कि पहले हम मिल्क ऑफ लाइम बनाते हैं, उस मिल्क ऑफ लाइम को हम सिरप के साथ मिक्सअप करते हैं। इसके लिए डिफरेंट रेशोज़ रखी जाती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ एवरी मिल। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 50% मिल्क ऑफ लाइम होता है और 50% सिरप होता है। इन दोनों को मिक्सअप किया जाता है एक सेपरेट टैंक में, और एक सोल्यूशन बनाया जाता है। उस सोल्यूशन को बोलते हैं लाइम सेक्रेट। अगर हम मिल्क ऑफ लाइम को यूज़ करते हैं जूस के साथ क्लैरिफिकेशन के लिए, तो मिल्क ऑफ लाइम जो है, जस्ट अकेला मिल्क ऑफ लाइम जो है उसके रिज़ल्ट्स लाइम सेक्रेट की निस्बत अच्छे नहीं होते। मीन्स कि जो हमारे पास क्लैरिफाइड जूस आता है उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होती है, वो अच्छे से क्लियर नहीं होता। लेकिन जो लाइम सेक्रेट है उससे जो हमारे पास जूस हासिल होता है वो
क्लियर जूस होता है उसकी टर्बिडिटी कम होती है। जितनी टर्बिडिटी कम होगी उतने हमारे नेक्स्ट प्रोसेसेस अच्छे होंगे, हमारी जूस की क्लैरिफिकेशन जो है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का फैक्टर आता है कि लाइम सेक्रेट जो है उस इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं क्योंकि लाइम की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जब सुक्रोज़ कंटेंट्स ज़्यादा हों। दोबारा से इस बात को सुने कि लाइम की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जब सुक्रोज़ कंटेंट ज़्यादा हों। हम सिरप के साथ इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर सॉल्यूशन बनाने का मकसद यही है कि इसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस किया जाए। जब हम इसको जूस के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन हो। इसको रीड आउट करते हैं। मिल्क ऑफ लाइम प्रोड्यूस डेंस फ्लॉक्स विद हाई टर्बिडिटी बट लाइम सेक्रेट गिव्स स्लोवर सेटलिंग फ्लॉक्स विद लो टर्बिडिटी। मिल्क ऑफ लाइम जो है वो डेंस फ्लॉक बनाता है, लेकिन जो जूस हमारे पास हासिल होता है आफ्टर क्लैरिफिकेशन उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन लाइम सेक्रेट जो है उसमें जो फ्लॉक्स बनते हैं उनकी सेटलिंग स्लो होती है, बट टर्बिडिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो फ्लॉक्स जो बनते हैं उनकी सेटलिंग के लिए फ्लॉकुलेंट एड्स का यूज़ किया जाता है, तो ये कोई फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लाइम सेक्रेट का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग लाइम सेक्रेट द रिएक्शन स्पीड इंक्रीजेज एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लाइम इंक्रीजेज विद इट्स शुगर कंटेंट एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी मैंने बताया कि लाइम सेक्रेट जो है उसका रिएक्शन स्पीडी होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जैसे शुगर कंटेंट उसमें ज़्यादा होते हैं। और लाइम सेक्रेट का जो यूज़ है हाई टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लाइम सेक्रेट इम्प्रूव्स केक पोरोसिटी। जब हम इस मड जो हमारे पास आएगी उसको जब हम वैक्यूम फ़िल्टर पर लेकर जाएंगे, वहाँ से इस वैक्यूम फ़िल्टर में मड से हम सुक्रोज़ को मज़ीद रिकवर करते हैं। अगर वहाँ पर जो केक बनता है उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे लॉसेस इन टर्म्स ऑफ मड कम होंगे। और लाइम सेक्रेट का यूज़ करने से हमें पीएच कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसको पढ़ते हैं। लाइम सेक्रेट इम्प्रूव द केक पोरोसिटी एंड पीएच कंट्रोल विद आ रिडक्शन इन शुगर लॉस थ्रू द अल्कलाइन डिग्रेडेशन। पीएच कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत इजी होता है और शुगर जो है उसकी अल्कलाइन डिग्रेडेशन नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पीएच 7 होना क्यों ज़रूरी है। अगर पीएच 7 नहीं होगी जूस की, अगर पीएच 7 से कम है तो सुक्रोज़ के इन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिड्यूसिंग शुगर बनना शुरू हो जाएंगे, हमारे सुक्रोज़ जो है उसका लॉस होगा। और अगर पीएच इसकी 7 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब 7.5 से ज़्यादा हो जाएगी, तो जो रिड्यूसिंग शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जूस के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ द organic acids which are formed due to the degradation of reducing sugar। तो यहाँ पर वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हाई पीएच पर जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं इनटू एसिड्स और कलरिंग मैटर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। हमारा जूस जो है उसका कलर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी टर्बिडिटी राइज होना शुरू हो जाती है। तो पीएच का 7 पर होना ज़रूरी है। अब ये जो एसिड्स बनेंगे एट हाई पीएच, तो ये एसिड दोबारा से सुक्रोज से कन्वर्ट रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद दोबारा से सुक्रोज की इन्वर्जन शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। तो ऑटो कैटालिसिस का प्रोसेस भी यहाँ पर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द लाइम सेक्रेट फॉर्मेशन इज़ गुड इवन सिरप इज़ एक्सपोज टू हाई पीएच। अब ये वही बात है जो भी हमने डिस्कस की कि लाइम सेक्रेट फॉर्मेशन
लाइम सेक्रेट फॉर्मेशन इज़ गुड, लेकिन जब मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन लाइम सेक्रेट का बनाना है 50% सिरप होगा और 50% इसमें लाइम होगा, तो उस सिरप को जिसको हम लाइम में ऐड कर रहे हैं उसकी पीएच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर उसकी पीएच ज़्यादा हो जाती तो उसकी अल्कलाइन डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। तो क्या ये प्रोसेस सूट करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिरप इज़ एक्सपोज टू वेरी हाई पीएच ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लाइम सेक्रेट एंड देयर विल बी सम डिग्रेडेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर accompanied by an increase in organic concentration which is unfavorable। मतलब सिरप जो है वो हाई पीएच पर चला जाता है और इससे अल्कलाइन डिग्रेडेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्या ये प्रोसेस हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसके ऊपर स्टडी की स्ट्रिंगर ने इन 1989, और इसने कंक्लूड किया कि जो हम लाइम सेक्रेट का सॉल्यूशन बनाएंगे उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए और इसका रेजिडेंस टाइम भी कम से कम होना चाहिए। मतलब जितना इसका रेजिडेंस टाइम कम होगा उतना ये प्रोसेस हमारे लिए फेवरेबल है, और लाइम सेक्रेट का जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसका टेम्परेचर 50 से कम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो फिर लाइम सेक्रेट का यूज़ करना जो है वो अच्छा साबित होता है। फिर हमने बात की मैंने पहले कि 3 तरह की लाइमिंग होती है, कोल्ड लाइमिंग, हॉट लाइमिंग और इंटरमीडिएट लाइमिंग। कोल्ड लाइमिंग में क्या होता है कि मिल हाउस से जो जूस आया उसका टेम्परेचर 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें हम ऐड कर दें लाइम को, फिर उसको हम हीट करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जूस में जो माइक्रोबियल ग्रोथ है ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। मतलब कि बैक्टीरिया जैसा कि लिग्नोस्टॉक मीसेंटेराइड बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव होता है और सुक्रोज़ को डिग्रेड करता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाता है, डेक्स्ट्रॉन की परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाती है। डेक्स्ट्रॉन एक्चुअली ये जो है ग्लूकोज के मालिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं बाय ग्लूकोसिडिक लिंकेज थ्रू 1,6 लिंकेज। तो इससे एक बड़ी चेन बनती है जिसको हम डेक्स्ट्रॉन कहते हैं, और डेक्स्ट्रॉन के हमारे शुगर प्रोसेस में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब हम कोल्ड लाइमिंग करेंगे तो हमारी शुगर जो है उसकी इन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्शन, और इससे क्या होता है कि हमारे जूस की टर्बिडिटी बढ़ जाती है और हमारे लॉसेस वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको पढ़ते हैं। वाई कोल्ड लाइमिंग ऑफ जूस इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड। कोल्ड लाइमिंग ऑफ जूस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द लिग्नोस्टॉक रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन एंड द गमी मैटर। मीन कोल्ड लाइमिंग से लिग्नोस्टॉक मीसेंटेराइड बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव हो जाता है और डेक्स्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है, गमी मैटर बनते हैं। इन कोल्ड लाइमिंग द रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट इन द जूस विल डिकम्पोज। अभी हमने पहले भी बात की कि हाई पीएच पर जो है अल्कलाइन डिग्रेडेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी लो है और पीएच भी हाई है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है कि रिड्यूसिंग शुगर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी इनटू एसिड्स, और जिसकी वजह से सुक्रोज इन्वर्जन होगी, टर्बिडिटी बढ़ जाएगी और हमारे लॉसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, वाई हीटिंग प्रायर टू द लाइमिंग इज़ एसेंशियल। मतलब कि लाइमिंग से पहले हम हीटिंग क्यों करते हैं। हीटिंग इसलिए की जाती है कि जूस के अंदर जो भी कोलाइड्स हैं इन टर्म्स ऑफ एल्ब्यूमिन्स, सिलिशियस कंपाउंड्स, वो कोएगुलेशन उनकी अच्छी होना शुरू हो जाती है। कोएगुलेशन मीन वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे फ्लॉक्स बनते हैं, और जितने फ्लॉक्स हैवी बनेंगे उतना हमारा प्रोसेस स्मूथ होगा। तो हीटिंग
हम पहले करते हैं, लाइमिंग हम बाद में करते हैं। इसका मकसद यही है कि हमारे जो फ्लॉक्स बनेंगे वो डेंसर फ्लॉक्स बने, और हॉट लाइमिंग की वजह से, हॉट लाइमिंग जब हम करते हैं तो उससे हमें पीएच का डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारी डेफिकेशन साइड पर पीएच क्या है और क्लैरिफाइड साइड पे पीएच क्या है। यहाँ पे हॉट लाइमिंग के बारे में बता दूं कि पहले हम जूस को हीट अप करेंगे अप टू द बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम उसके अंदर लाइम का एडिशन करेंगे, तो ये भी एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो इंटरमीडिएट लाइमिंग का प्रोसेस क्या है कि हम जूस को पहले 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करेंगे, सॉरी बॉयल करना, बॉयल तो नहीं होगा, हीट अप करेंगे। हीट अप करने के बाद उसमें हम लाइम सेक्रेट को ऐड करेंगे इस तरीके से कि डेफिकेशन, इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन बोलेंगे। यहाँ पर पीएच जो है 7.4 टू 7.5 हो, और जब हम ये ऐड कर देंगे तो इसको दोबारा से हम सेकंड स्टेज पर हीट करेंगे अबाउट the more than the boiling point, about 104 डिग्री सेंटीग्रेड टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लाइमिंग, और ये प्रोसेस कोल्ड लाइमिंग और हॉट लाइमिंग दोनों प्रोसेस से एफिशिएंट है। तो मेजरली यही प्रोसेस मिलिंग में यूज़ होता है। अब जब जूस को हमने लाइम सेक्रेट उसमें ऐड कर दिया, उसकी पीएच को हमने 7.4 टू 7.5 तक मेंटेन किया, फिर हमने उसको जूस को 104 टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगेन हीट किया, तो हीट करने के बाद इसको एक टैंक से गुजारा जाता है जिसको बोला जाता है फ्लैश टैंक। तो फ्लैश टैंक में से क्यों गुजारा जाता है? फ्लैश टैंक में से इसलिए गुजारा जाता है कि इसके अंदर जितनी भी डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं, मीन कंडेंसिबल और अनकंडेंसिबल, उनको हम रिमूव कर सकें। अगर ये गैसेस, मेजरली ऑक्सीजन को ही आप सपोज कर लें, ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, अगर ये गैसेस हम नहीं निकालते तो ये क्लैरिफायर के अंदर, चूँकि इन गैसेस की डेंसिटी कम होती है, तो ये क्लैरिफायर के अंदर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो साथ में इम्प्योरिटीज़, बगास या बगासीलो, उनको भी साथ लेकर चलेंगे, जिससे हमारा जूस अच्छे से क्लियर नहीं होगा, हमारे फ्लॉक्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, और हमारा पर्पस जूस क्लैरिफिकेशन में फ्लॉक्स को नीचे सेटल डाउन करना है। तो आते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। वे द लाइम जूस इज़ हीटेड अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हम इसको बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हीट अप क्यों करते हैं? द लाइम जूस इज़ हीटेड टू स्लाइटली अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू कोएगुलेट द एल्ब्यूमेंस, वैक्सेस एंड द गम्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट फ्लैशिंग इट। हम इसको हीट अप इसलिए करते हैं कि कोएगुलेशन का प्रोसेस स्मूथ हो, और इसकी बाद में हमने फ्लैशिंग भी करवानी है। द फ्लैशिंग ऑपरेशन consists in forwarding the superheated juice to a vessel open to the atmosphere where most of the dissolved air is eliminated. नेक्स्ट है, वह फ्लैशिंग ऑफ द जूस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि फ्लैशिंग ऑफ जूस जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम इसको फ्लैश टैंक में क्यों भेजते हैं, इसकी फ्लैशिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? दिस ऑपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एलिमिनेट entrained air from the juice to avoid undesirable effects like flock formation, flotation, and ensure that the juice runs at constant temperature to the clarifier। यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि जूस जो क्लैरिफायर में जाए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इस वजह से हम फ्लैशिंग करवाते हैं जूस की, और सेकेंडली उसके अंदर अगर एयर रहेगी तो वो फ्लॉक्स को ऊपर फ्लोट करवाएगी, जो कि जैसा कि हमने डिस्कस किया है, तो ये क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगी। तो उससे बचने के लिए हम फ्लैशिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इन द प्रोसेस एनी एयर इंट्रैप्ड इन द पार्टिकल ऑफ द बगास और बगासिलो आल्सो एस्केप विच इनेबल द सेटलिंग टू सेटल दीज पार्टिकल्स। अब इससे अनडिजॉल्व गैसेस, सॉरी डिजॉल्व गैसेस जो उसमें मौजूद थी उसको हमने सेपरेट आउट कर दिया, और जब वो सेपरेट आउट हो जाएंगी तो हमारा सेटलिंग का प्रोसेस, इन फ्लॉक्स को नीचे सेटल डाउन करने का प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। अब हम लाइम भी ऐड कर दिया, पीएच भी मेंटेन कर दी,
अब यहाँ पर जो फ्लॉक्स बनेंगे उन फ्लॉक्स को सेटल डाउन करने के लिए हम फ्लोकुलेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि फ्लॉक्स जल्दी से सेटल डाउन हो, उनका सेटलिंग टाइम कम से कम हो, क्योंकि एट लो ब्रिक्स सुक्रोज इन्वर्जन के चांसेस बढ़ते हैं, माइक्रोबियल एक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमारा ये स्कोप होता है, हमारे माइंड में ये बात होती है कि इस प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके हम करें। तो उसके लिए फ्लोकुलेंट का यूज़ किया जाता है। तो फ्लैश टैंक से जब ये क्लैरिफायर के अंदर जब ये आता है तो क्लैरिफायर के फीड में जहाँ से जूस उसमें एंटर हो रहा होता है, तो वहाँ पर हम हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐड करते हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एक्चुअली पॉली एक्राइल एमाइड होते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें और डिस्कस कर दूँ कि पॉलीमर भी दो तरह के होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर होते हैं। अगर हम पॉली एक्राइल एमाइड के पॉलीमर को ही यूज़ करते हैं सिंपली, मतलब कि ये होमोपॉलीमर का यूज़ करेंगे, तो वो उससे क्लैरिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती। अगर हम इसका कोपॉलीमर यूज़ करें तो उससे क्लैरिफिकेशन अच्छी होती है, और ये बातें इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो फ्लोकुलेंट हम ऐड करते हैं ये ब्रिज के तौर पर काम करता है। जो फ्लॉक्स बने हुए होंगे ये उनको अपने साथ अट्रैक्ट करता है, एक ब्रिज बनाता है, एक चेन बनाता है, जिसकी वजह से इन फ्लॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और इनका सेटलिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। इसका सोल्यूशन जो है 0.05 टू 0.1% बनाया जाता है, और इसकी डोज जो है जूस के ऊपर 2 to 5 ppm की जाती है। तो इसके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं। यूज़ ऑफ फ्लोकुलेंट आफ्टर द फ्लैश जूस इज सेंट टू द क्लैरिफायर। A flocculant, which is basically a chain of polyacrylamide, which is high molecular weight anionic polymer flocculant, partially hydrolyzed, serve as a bridge among the particles of the precipitate, is added as 0.05% to 0.1% solution in water at the rate of 2 to 5 ppm on the juice at the clarifier's feed to form the flocks that will settle in the clarifier। तो अभी हमने बात की थी कि ये कोपॉलीमर जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं, उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये कोपॉलीमर क्या होता है, एक्चुअली कोपॉलीमर ही यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ अ कोपॉलीमर सच दैट एक्राइल एमाइड सोडियम एक्रिलेट कोपॉलीमर। These flocks are basically compounded by insoluble calcium phosphate that is formed from the reaction of milk of lime and the inorganic phosphate in the juice। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर लें कि जूस के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद होती है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जो हम लाइम ऐड करते हैं वो आपस में रिएक्ट आउट करते हैं, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट फ्लॉक की फॉर्म में आता है, इनसॉल्युबल होता है और ये साल्ट है। ये जो फ्लॉक्स हैं ये फ्लोकुलेंट के साथ अटैच होते हैं और इसका सेटलिंग टाइम जो है वो कम से कम हो जाता है। एट दिस स्टेज द जूस कंटेन्स इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स formed from the reaction between the free calcium ions supplied by the lime saccharate and the inorganic phosphate from the raw cane sugar juice. These precipitated calcium phosphate microfloc particle act as a sweep flocculant in the clarifier, remove suspended matter from the juice and absorbing dissolved molecule and the ions. The particle size in primary juice is between 0.5 and 5 micron in diameter. Mean
जो कैल्शियम फॉस्फेट बनते हैं वो जूस के अंदर जितने भी सस्पेंडेड मैटर मौजूद हैं उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं ड्यू टू द एड्जॉर्बिंग नेचर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस के में पढ़ेंगे कि ये कैसे अटैच होते हैं। तो इनको अटैच करके ये नीचे सेटल डाउन करवाते हैं और इनका साइज़ जो होता है 0.525 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। नेक्स्ट है फिज़िकल रिएक्शंस ऑफ द फ्लोकुलेंट। पहले आप ये फिगर देखें, फिगर में कैल्शियम जो है जो कि लाइम की एडिशन से आता है, उसके ऊपर ये डाइवेलेंट होता है, इसके ऊपर 2 डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमने पॉलीमर ऐड किया है, फ्लोकुलेंट ऐड किया है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जूस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड, उनके ऊपर भी मेजरली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कैल्शियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे ये मड आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके साथ नेगेटिवली चार्ज, ये भी अट्रैक्ट है। और ये पॉजिटिवली कैल्शियम जो है ये अट्रैक्ट फ्लोकुलेंट के साथ है। तो ये इस तरीके से आपस में अट्रैक्ट होते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं, जिससे सेटलिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है और क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जूस के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, अभी मैंने बताया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जब अट्रैक्ट होते हैं कैल्शियम के साथ, तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम ज़ीटा पोटेंशियल कहते हैं। ज़ीटा पोटेंशियल ये क्या है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इन दोनों में एक रिपल्शन की फ़ोर्स होगी। और ये जो रिपल्शन की फ़ोर्स है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जितनी ज़्यादा होगी ज़ीटा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, और ये जितने कम होंगी उतना ज़ीटा पोटेंशियल कम होगा। तो ज़ीटा पोटेंशियल जितना कम होगा उतनी क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो पढ़ते हैं इसको। फिज़िकल रिएक्शंस ऑफ द फ्लोकुलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ द केन जूस फ्लॉक्स इज़ बेस्ड ऑन द ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। मीन केन जूस में जो फ्लॉक्स बनते हैं वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। फ्लॉक्स इफेक्टिव डेंसिटी वेरीड बाय द सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़ीटा पोटेंशियल। मीन फ्लॉक्स की डेंसिटी कैसे होगी, वो ज़्यादा हैवियर होंगे कम हैवियर होंगे, तो वो डिपेंड करता है ज़ीटा पोटेंशियल पर। द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्लॉक इज़ दैट द चेन इन सोल्यूशन हैव जनरली नेगेटिव चार्ज एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मीन जो चेन्स होती हैं सोल्यूशन के अंदर वो नेगेटिवली चार्ज हैं। मतलब जो चेन मीन जो फ्लोकुलेंट हमने ऐड किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बट ओकेजनली पॉजिटिव साइड्स, इसमें पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं। दीज पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज फ्लॉक्स। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव फ्लॉक्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड देन फ्लोकुलेंट मॉलिक्यूल बंचेस अराउंड देम। तो फ्लोकुलेंट जो है इनको अपने साथ बंच कर लेता है, अटैच कर लेता है, फॉर्मिंग इफेक्टिव स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर द फ्लॉक्स। और फ्लॉक्स जो है वो इफेक्टिव फ्लॉक बनना शुरू हो जाते हैं। इन अनदर हाइपोथेसिस द प्रेजेंस ऑफ Ca ions can form cation bridge between the negative charges on the polymer and the flock particles। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है कि कैल्शियम आइंस जो हैं इन पर डबल चार्ज है, केटाइन है, और ये नेगेटिव चार्जेस को किस तरीके से अपने साथ अट्रैक्ट करता है और फ्लॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, और फ्लोकुलेंट जो है इन सब को अपने साथ किस तरीके से अटैच करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर हम एक प्रोसेस देखेंगे एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि सरफेस के ऊपर अट्रैक्शन, कि मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के ऊपर आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके साथ आकर जुड़ जाएंगे, उसको हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं।
Adsorption of an acryl amide sodium acrylate copolymer to microfloc particle may proceed by any of three mechanism। अब ये जो हमने फ्लोकुलेंट ऐड किया है, इसके साथ जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से आके जुड़ते हैं, उसकी केमिस्ट्री, उसका मैकेनिज़्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें तीन किस्म के मैकेनिज़्म हो सकते हैं। और जी ये जो पहला मैकेनिज़्म है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है? अट्रैक्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड एक्रिलेट ग्रुप टू पॉजिटिव चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोफ्लॉक पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज एक्रिलेट ग्रुप मतलब जो हमने फ्लोकुलेंट ऐड किया है वो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं माइक्रोफ्लो की सरफेस के ऊपर, वो उनको अपने साथ अटैच कर लेता है। दूसरा पॉइंट है अट्रैक्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज एक्रिलेट ग्रुप्स टू डाई पॉजिटिव आयनिक ब्रिजेस विच आर एड्जॉर्ब टू द नेगेटिव चार्जेस ऑन द माइक्रोफ्लॉक पार्टिकल्स। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज एक्रिलेट ग्रुप जो है वो कैल्शियम मतलब Ca+2 आयन पॉजिटिव है, इसके साथ वो ब्रिज बनाता है और ब्रिज के साथ जो है माइक्रोफ्लॉक पार्टिकल जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हाइड्रोजन और डाईपोलर बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है माइक्रोफ्लॉक पार्टिकल्स के अंदर और फ्लोकुलेंट के साथ, जिसकी वजह से ये आपस में कंबाइन होते हैं और एक हैवियर एक डेंसर फ्लॉक बनाते हैं। In cane sugar juice, although the binding of the microflocs most likely proceed primarily by calcium bridging of the charged acrylate group, मीन कैल्शियम और चार्ज एक्रिलेट ग्रुप एक ब्रिज बनाते हैं, इट इज़ स्टिल पॉसिबल दैट द अदर टू मैकेनिज्म में बी इम्पॉर्टेंट अंडर द सेम कंडीशन। दूसरे प्रोसेस जो हमने बाद में दो डिस्कस किए उनकी भी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंस जैसा कि मैंने पहले बताया वो फर्स्ट पॉइंट की है कि जिसमें कैल्शियम और माइक्रोफ्लॉक पार्टिकल जो हैं वो ब्रिज बनाते हैं और उसके साथ माइक्रोफ्लॉक्स आकर अटैच हो जाते हैं। इट इज़ इन द फ्लॉकुलेशन ऑफ कोलाइडल सिलिका सिमिलर इफेक्टिवनेस वाज सीन with copolymer of acrylamide sodium acrylate containing either a cationic or the anionic copolymer suggests that uncharged polar amide groups are more important in binding to silica। मीन ये जो प्रोसेस ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि शुगर केन के अंदर शुगर केन जूस के अंदर सिलिका भी कोलाइडल फॉर्म में मौजूद होता है, उस सिलिका को भी हम सेपरेट आउट मतलब उस सिलिका को भी हम फ्लॉक्स की फॉर्म में इस प्रोसेस के ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं। वट एवर द केमिकल बेसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन टू द पार्टिकल सरफेस, it is clear that physical properties of the flocculant are responsible for the distinctive feature of the flocculation. Under shear, large flocks joined by the dynamic polymer bridges will be stronger than the brittle flocks found by the primary coagulation। जब हम फर्स्ट में हीट करते हैं और इसमें लाइम ऐड करते हैं तो प्राइमरी फ्लॉकुलेशन होती है और वो जो कोएगुलेशन बनती है वो ब्रिटल होती है, मतलब टूट भी सकती है, उसमें फ्लॉक्स डेंसर नहीं बनते, सेटलिंग टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन जो फ्लॉक्स बनेंगे पॉलीमर ऐड करने के बाद तो वो फ्लॉक्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस स्मूथ होता है। अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड थ्योरी ऑफ द कोलाइड stability, small particles are attracted one another by the van der Waals forces and therefore always tend to aggregate together, but they are kept apart by the electrostatic force arising from the electrical charges। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं van der Waals फोर्सेस की बेस पर भी। इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, वो डिपेंड करती हैं
कि ये कितना आपस में अट्रैक्ट करेंगे। द मेजर ऑफ दीज रिपेलेंट फोर्सेस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल एंड हैज़ बीन डिफाइंड एज द मेजर ऑफ नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल in millivolts carried by the particle in size 10 angstrom to 10 micrometer। ये जीटा पोटेंशियल के बारे में हमने पहले भी बात की कि जूस के अंदर ये जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर चार्जेस जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये नेगेटिव चार्जेस जब आपस में ये नेगेटिवली चार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब आपस एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीटा पोटेंशियल। और इन पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो 10 रेस पावर -10 टू 10 रेस पावर -6 होता है। द एग्रीगेशन प्रोसेस इज़ एडेड बाय द एडिशन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रोलाइट लाइक CaOI2 टू द जूस। अब ये जो एग्रीगेशन का प्रोसेस है, इन फ्लॉक्स को आपस में जोड़ने का प्रोसेस है, तो वो हम कैसे करते हैं, लाइम सुक्रेट के एडिशन से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल फॉस्फेट इज़ फॉर्म्ड बाय द लाइमिंग। जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल कैल्शियम फॉस्फेट है वो द नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल कैल्शियम फॉस्फेट इज़ फॉर्म्ड बाय द लाइमिंग। अब कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कैसे बनता है, बाय द एडिशन ऑफ लाइमिंग। दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन द कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल। जनरली रिमूवल ऑफ नॉन शुगर इम्प्योरिटीज़ हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर द बेटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। अगर इम्प्योरिटीज़ को हम यहाँ पर सेपरेट आउट कर देते हैं और हमारे पास जो जूस आता है वो क्लियर है, उसकी टर्बिडिटी कम है और उसकी पीएच भी जो है वो 7 के राउंड अबाउट है, मीन 6.9 या 7.1 है, तो हमारे नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज है या प्रोडक्शन ऑफ वाइट शुगर है, तो वो कॉम्प्लिकेशन फ्री बनेगी और हमारा फाइनल मोलेसिस की प्योरिटी भी कम होगी और हमारे लॉसेस जो हैं सुक्रोज लॉसेस वो भी कम होंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज़ ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और ये भी कंडीशनली है, मतलब जूस के अंदर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो क्वांटिटी होती है वो 200 to 300 ppm होती है, और लिटरेचर ये कहता है और एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि अगर जूस में 300 ppm तक फॉस्फेट मौजूद है तो हमारी क्लैरिफिकेशन अच्छी होगी। अगर जूस के अंदर 300 ppm तक फॉस्फेट मौजूद नहीं है तो हमारी जूस की क्लैरिफिकेशन वो अच्छी नहीं होगी। ऐसे केस में फिर हमें जूस में जो है फॉस्फेरिक एसिड इनऑर्गेनिक फॉस्फेरिक एसिड जो है वो ऐड करना पड़ता है फॉस्फेट्स की फॉर्म में, ताकि हमारी क्लैरिफिकेशन अच्छी हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग जो दी है वो यही दी है, यूज़ ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कंडीशनली। मतलब ये आपने चेकआउट करना है कि जो जूस मिला उससे आ रहा है उसके अंदर फॉस्फेट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। और फॉस्फेट दो तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल फॉस्फेट और इनसॉल्युबल फॉस्फेट। जो सॉल्युबल फॉस्फेट हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो इनसॉल्युबल फॉस्फेट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसको रीड आउट करते हैं, ओनली द soluble phosphate will react with the lime to form a precipitate। मीन soluble phosphate ही लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे और प्रेसिपिटेट बनाएंगे। इट हैज़ बीन शोन दैट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन द जूस द ईजियर द क्लैरिफिकेशन। मतलब जूस में जितनी फॉस्फोरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा होगी, उतना हमारा क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस ईजी होता है। The accumulated evidence regarding phosphate in juice indicate that the phosphate content is the most important factor in efficient clarification। Efficient clarification के लिए phosphate in juice होना ज़रूरी है। In sugarcane, the phosphates are occurring in two principal forms,
inorganic mean soluble and the organic phosphate. The organic phosphate exists in the form of phospholipids, phosphoproteins, and hexophosphates. Only the inorganic mean insoluble phosphate take part in the juice clarification. Therefore, juice with adequate quantity of the inorganic phosphate are desirable. मीन जूस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की क्वांटिटी जितनी चाहिए है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि 300 ppm होनी चाहिए. If the phosphate concentrations are below 300 ppm, the clarification will be poor. If this occur, phosphoric acid can be dosed to the juice in order to increase the phosphate concentration. ठीक है, अगर 300 ppm तक से कम फॉस्फेट की कंसंट्रेशन है तो फॉस्फोरिक एसिड को हम ऐड करते हैं जूस में कि उसके फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए. द फॉस्फोरिक एसिड इज़ यूजुअली एडिड प्रायर टू द हीटिंग इन ऑर्डर टू गारंटी इनफ टाइम टू फॉर्म फ्लॉक फॉर गुड क्वालिटी. मतलब फॉस्फोरिक एसिड जो हमने ऐड करना है वो कब ऐड करना है, हीटिंग से पहले ऐड करना है ताकि हमारा फ्लोकुलेशन का प्रोसेस अच्छे से हो. फाइनली द जूस इज़ सेपरेटेड बाय द sedimentation where two phases are obtained, a clear juice and the mud. The clear juice 14 to 15 bricks is sent to the evaporators and mud are filtered in order to recover as much sucrose as possible. ठीक है, यहाँ पर हमने बात की है कि जूस जो सेपरेट आउट होगा यहाँ पर और सेडिमेंट भी सेपरेट आउट होंगे. जो क्लियर जूस होगा उसको हम एवापोरेटर साइड पर भेज देंगे तो उसको हम सिरप में और नेक्स्ट शुगर में कन्वर्ट कर सकें, और जो मड है उसमें से हम फिल्ट्रेट को हासिल कर सकें, उसमें से सुक्रोज़ को जितना पॉसिबल हो सकता है उसको रिकवर कर सकें. अभी आप ये रिएक्शन की तरफ देखें, इधर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये पार्टिकल लिखा हुआ है. पार्टिकल जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कैल्शियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ बॉन्ड हो जाता है. और जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है ये राइट साइड पर बना हुआ है कि कैल्शियम के साथ फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है. और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के साथ ये नेगेटिवली चार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स किस तरीके से अटैच होते हैं और ये सेडिमेंट कैसे बनाते हैं और इसकी प्रेसिपिटेशन कैसे होती है. ये जो प्रेसिपिटेट है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये लाइम और फॉस्फेट के रिएक्शन की बेस पर बनता है और ये जो है इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपने साथ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीएच इन जूस क्लैरिफिकेशन. अभी हमने डिस्कस किया कि जूस की क्लैरिफिकेशन के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए. यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जूस की जो पीएच है शुगर इंडस्ट्री में इसको सीसीपी कहा जाता है. मतलब ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स हमने देखे कि पीएच अगर ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा और पीएच कम होगी तो फिर क्या होगा. मज़ीद यहाँ पर हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. एट लो पीएच सुक्रोज इज़ हाइड्रोलाइज टू रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. मीन लो पीएच पर सुक्रोज कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में. वाइल एट हाई पीएच अल्कली डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन ऑफ शुगर्स अकर एंड द कलर कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड. मतलब हाई पीएच पर जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं उनकी रिडक्शन होना शुरू हो जाती है जिससे कलरिंग कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द पीएच वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द आउटपुट एंड द क्वालिटी ऑफ द वाइट शुगर. पीएच को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आउटपुट मीन वाइट शुगर की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. द जूस पीएच वाज शोन टू हैव implications on the inversion losses
अब जूस की पीएच अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो इन्वर्शन लॉसेज हो सकते हैं, कलर फॉर्मेशन हो सकती है, लॉस ऑफ शुगर हो सकता है, शुगर क्वालिटी एंड द स्केलिंग इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस। तो ये सारी बातें अगर पीएच जो है वो मेंटेन नहीं रखते तो ये हो सकती हैं। पीटर रेन ने 2002 में ये बताया कि पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस में। Rain outlined the importance of pH in clarification, indicated that a pH of about 7 is necessary to neutralize the charge on the fine suspended particle in the juice to facilitate coagulation and settling। मतलब ये बता रहा है कि pH 7 होना कितना ज़रूरी है कि जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उनकी कोएगुलेशन और उनकी सेटलिंग के लिए पीएच का न्यूट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इन एडिशन पीएच इज़ इम्पॉर्टेंट टू द रेट एट विच द सर्टन रिएक्शंस अकर, स्पेशली द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। मीन यहाँ पर वो बता रहा है कि पीएच क्यों इतना ज़रूरी है कि जो भी रिएक्शंस होते हैं, मीन ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का जो बनना है वो भी पीएच पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिड्यूसिंग शुगर्स और उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि सुक्रोज़ जब कन्वर्ट होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ में तो ये इनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये जस्ट दो ही नहीं होते, इसमें बहुत सारी और भी कंपाउंड्स होते हैं एज लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जिनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जो कि फर्दर रिएक्ट करते हैं और एसिड्स बनाना शुरू कर देते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और ये एसिड्स अगेन सुक्रोज को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये ऑटो कैटालिसिस होता है। अगर हम पीएच को मेंटेन नहीं रखते तो ये रिड्यूसिंग शुगर जो है ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट इनका भी होता है, और जिसकी वजह से हमारी शुगर के लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको रीड आउट करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स आर नेचुरली अकरिंग इन द केन जूस एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज। मैनोज इज़ फाउंड ओनली इन माइन्यूट क्वान्टिटीज़, बट टुगेदर द रिड्यूसिंग शुगर are the second most abundant component in the juice calculated on the dissolved solids। मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो होते हैं, मैनोज भी होते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बाद जो है मैनोज जो है रिड्यूसिंग शुगर, इनकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। अनलाइक सुक्रोज, रिड्यूसिंग शुगर्स आर वेरी स्टेबल एट लो पीएच। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो लो पीएच पर तो उनको कुछ नहीं होता, लेकिन हाई पीएच पर वो रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, बट दे आर रेडली ऑक्सीडाइज अंडर द अल्कलाइन कंडीशन ऑफ पीएच। द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज़ अनडिज़ायरेबल सिंस द प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन आर एसिड्स, ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर कंपाउंड्स दैट इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल्स। मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जब पीएच हाई होगी तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे एसिड्स में, जिससे ब्राउन कलर बनना शुरू हो जाएगा और कलर हमारी जो क्रिस्टल्स बनेगी, शुगर बनेगी, उसका कलर भी ज़्यादा होगा। द ऑर्गेनिक एसिड्स इन द जूस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द natural pH of the juice 5.2 to 5.4 as well as the buffering capacity of the juice। इन जूस के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से उसकी pH 5.2 to 5.4 होती है, विच इज़ मेनली ड्यू टू द एकोनेटिक एसिड कंटेंट। जूस के अंदर एकोनेटिक एसिड भी होते हैं जिसकी वजह से उसकी pH जो है कम होती है। द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिक एसिड सच एज लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, propanoic acid, butyric acids are generally as a result of microbial or the chemical decomposition of the sugar। जब शुगर की माइक्रोबियल या केमिकल डिकम्पोजिशन होगी तो और भी ऑर्गेनिक एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड्स है। Another component of the cane juice is silica। Silica is present in the juice in the form of the dissolved silica, colloidal or the suspended silica or the silicates,
On average it is 0.42% of the solids in the mixed juice. Most of the suspended silica is removed by the liming की के प्रोसेस से हम जो सिलिका होता है उसको भी हम सस्पेंडेड सिलिका इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल उसको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज सुक्रोज एंड द रिड्यूसिंग शुगर आर अनडिज़ायरेबल इन द क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। मीन ऑर्गेनिक एसिड्स सब्सटेंसेस मतलब सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर आर अनडिज़ायरेबल इन द क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। इन दोनों का जो रिएक्शन होता है ये अनडिज़ायरेबल है, मतलब सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट ना हो रिड्यूसिंग शुगर्स में। रिएक्शन ऑफ सुक्रोज दैट में अकर इंक्लूड द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू द रिड्यूसिंग शुगर डी फ्रुक्टोज एंड द डी ग्लूकोज। मीन सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलाइज होती है इन टू ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज, मतलब C12H22O11 हाइड्रोलाइज होती है वाटर में तो बना देती है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक ग्लूकोज है एक फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये इनको रिड्यूसिंग शुगर इसलिए कहा जाता है कि इनको मज़ीद हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इनको हम आइसोमर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। द रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल एंड इज़ एक्सेलरेटेड एट लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर। अब ये जो इन्वर्जन का रिएक्शन होता है ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि पीएच जितनी कम होगी और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ये इन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। हाउएवर दिस रिएक्शन इज़ निग्लिजिबल एट पीएच अबव 7.2, मतलब 7.2 से ज़्यादा अगर पीएच होगी तो इन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। द सुक्रोज लॉस ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस इज़ इरिवर्सिबल एंड हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस रिएक्शन बी केप्ट टू अ मिनिमम ड्यूरिंग क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस में जो सुक्रोज कन्वर्ट हो जाती है रिड्यूसिंग शुगर के अंदर, वो रिड्यूसिंग शुगर से दोबारा हम सुक्रोज नहीं बना सकते। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस वजह से जब भी क्लैरिफिकेशन होगी तो ये हमें माइंड में रखना है कि क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस में ये वाला रिएक्शन कम से कम हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन क्लैरिफिकेशन indicating that a pH of about 7.0 is necessary to neutralize the charge on the fine suspended particle in the juice to facilitate coagulation and settling as outlined by Peter Rain in 2008। के pH 7 क्यों ज़रूरी है? pH 7 इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे फ्लॉक्स बनेंगे वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएं, जिससे हम उनकी कोएगुलेशन अच्छी हो और वो उनका सेटलिंग टाइम भी कम से कम हो। In addition, pH is important to the rate at which certain reactions occur, especially the precipitation of the calcium phosphate। ठीक है, pH क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है उसकी प्रेसिपिटेशन के लिए भी pH जो है उसका न्यूट्रल होना ज़रूरी है। The mixture of the equal amount of the glucose and the fructose is called invert sugar in the sugar industry. They occur naturally in the sugar cane juice at 3 to 5% of the total soluble solids। मतलब जो मिला उससे जूस आएगा उसमें आप रिड्यूसिंग शुगर चेक करें तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर जो है 0.5, 0.4, 0.6 इसी रेंज में होते हैं। तो ये 3 to 5% ऑन ब्रिक्स ऑफ द जूस होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्ट शुगर इन केन जूस हैज़ फॉलोइंग अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ड्यूरिंग शुगर प्रोसेसिंग। अब अगर इन्वर्ट शुगर केन जूस में ऐड हो जाती है, हमारी क्लैरिफिकेशन अच्छे से नहीं होती, तो उसके हमारे नेक्स्ट शुगर प्रोसेसिंग के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। इट हैज़ बीन शोन दैट the autocatalysis of sucrose in the presence of invert sugar because of the degradation of the invert form carboxylic acids। अभी हमने ये पहले बात कर चुके हैं कि सुक्रोज़
जो है उसकी ऑटो कैटालिसिस होती है। मतलब सुक्रोज़ कन्वर्ट होगा रिड्यूसिंग शुगर में, रिड्यूसिंग शुगर आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो दोबारा से बना देंगी एसिड्स, और वो एसिड्स फिर सुक्रोज़ को अटैक करेंगे तो दोबारा से फिर सुक्रोज़ की इन्वर्जन हो जाएगी। तो ये ऑटो कैटालिसिस का प्रोसेस है और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। These acids lower the pH of the sugar solution and causes further conversion of glucose into the glucose and the conversion of sucrose into the glucose and the fructose। अब ये जो एसिड्स बनेंगे ये दोबारा से सुक्रोज़ को दोबारा से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। इन बोथ रॉ शुगर मिल एंड द रिफाइनरी even a low level of hydrolysis of sucrose will result in the significant sucrose loss with economic consequence। मतलब किसी भी शुगर मिल में, चाहे वो रॉ शुगर मिल है या रिफाइनरी है, कहीं पर भी अगर सुक्रोज़ की इन्वर्जन होना शुरू हो जाए तो नज़र तो ये कम आता है लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट बहुत है। इससे हमारी रिकवरी भी डाउन हो जाएगी और हमारे प्रोसेसेस, हमारे लॉसेस जो हैं, प्रोसेस लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और इससे हमें इकोनॉमिक लॉस जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द कलरिंग अ मटेरियल ड्यू टू द डिग्रेडेशन। अब जब ये डिग्रेडेशन होती है तो कलरिंग मैटर इसमें ऐड हो जाते हैं, इसकी टर्बिडिटी राइज हो जाती है और बाद औक़ात मिलर्ड रिएक्शन भी हो जाता है। मिलर्ड रिएक्शन क्या होता है? मिलर्ड रिएक्शन अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स और रिड्यूसिंग शुगर के दरमियान होता है और जिसकी वजह से कलर हमारा जो शुगर जूस का कलर है या वो बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी फाइनल प्रोडक्ट्स जो है उसका भी कलर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द कलरिंग अ मटेरियल ड्यू टू द डिग्रेडेशन, Maillard reaction of invert with amino acids and the caramelization of invert increase the cost of decolorization and increases the color of final products। हमारी जो कॉस्ट है क्लैरिफिकेशन की, डीकलराइजेशन की, वो कॉस्ट जो है उसको भी बढ़ा देता है और हमारी फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके कलर भी ज़्यादा हो जाते हैं। The existence of the invert in either raw sugar or the refined sugar increases the possibility of caking storage। अब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारी रॉ शुगर है या रिफाइंड शुगर है, अगर उसके अंदर इन्वर्ट शुगर है तो उससे हमारी केकिंग जो प्रोडक्ट आएगी, मतलब रॉ शुगर है या रिफाइंड शुगर है, उसमें केकिंग के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज़ प्रेजेंट होता है और फ्रुक्टोज़ की एबिलिटी ज़्यादा है कि वो मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, जिसकी वजह से केकिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि लम्प्स फॉर्मेशन या केक फॉर्मेशन शुगर में क्यों होती है। तो लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लें। द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्ट in either raw sugar or the refined sugar increases the possibility of the caking during storage, particularly when fructose exists, because fructose is moisturized easily and caking of sugar is caused by the migration of the moisture. In addition, traces amount of invert, particularly on the surface of the crystal, affects the flow ability of the sugar crystal, hence handling characteristics of the sugar। मतलब इसकी वजह से शुगर की हैंडलिंग जो है, मतलब उसकी स्टोरेज जो है वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ द इन्वर्ट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द शुगर लीकर इन द लेटर स्टेज ऑफ शुगर बॉयलिंग। अगर शुगर में इन्वर्ट शुगर मतलब रिड्यूसिंग शुगर ज़्यादा हो जाए तो इससे जो जूस है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। मतलब इसके बाद हमने जो प्रोसेसेस करने होते हैं जिसमें ग्रेनिंग है, ग्रेन बनाया जाता है, उसके बाद मैस्केट बनाना है और उसके बाद इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सारे प्रोसेसेस को ये डिस्टर्ब करता है। तो आज का जो हमने ये टॉपिक पढ़ा कि जूस क्लैरिफिकेशन क्या है और जूस क्लैरिफिकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, अगर जूस क्लैरिफिकेशन अच्छे से नहीं होती तो हमारे प्रोसेसेस में कितने नुकसान, कितना लॉस हो सकता है। तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो
बहुत अच्छी लगी होगी। और ये नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन है, ईमेल भी मेंशन है और यूट्यूब चैनल भी मेंशन है। आप इसके बारे में कमेंट करें और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। मुझे कमेंट करें, मेल करें या मोबाइल नंबर पर मुझे टच करें तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।